Welcome friends, in this video we shall be talking about consumption. We will first be starting with the basic model of consumer behavior. So we shall start with optimizing consumption. Well, following is the original work of Fisher. We begin with a single consumer with a utility function. अभी हम एक जेनरिक यूटिलिटी फंक्शन ले रहे हैं, लेटर ऑन इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखेंगे. It is U C naught, C small t and C capital T, where C naught represents consumption in present period, C small t in some future period, and C capital T. This capital T represents your expected lifetime. For example, you are 30 years old, so this is 30, this could be 45 and this could be 70 years if we expect that you're gonna live till 70 years. Well, the consumer tries to maximize his utility subject to the constraint that the present value of his total consumption in life cannot exceed the present value of his total income in life. Well, मेरे बच्चों, in order to understand this, आइए एक बात समझते हैं. Suppose आज आप 30 years के हो, till 70 years आपने जीवित रहना है, तो don't you think आपका ये जो 40 years में consumption होगा, you would want कि आप evenly maximum consumption करें. मैक्सिमम कंजम्पशन कंस्ट्रेंट क्या है उसमें? आपकी इनकम. फर्दर एजम्पशन हम ये मान लेते हैं कि आपको कोई भी इनहेरिटेंस नहीं आई है और आप कुछ भी यहाँ पर अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बीक्वेस्ट छोड़कर नहीं जाएंगे. वट एवर यू गोना अर्न यू आर गोइंग टू कंज्यूम दैट ओवर हेयर ओनली. सो मेरे बच्चों, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज आप 30 के हो, आज आप बोरो कर लो और अपनी कंजम्पशन बढ़ा के फिर लेटर ऑन जो है उसको जो भी आप कमा रहे होगे उसके साथ चुका दो उस ब्याज को, या आज सेव कर लो और बाद में जो है उस सेविंग से और जो उस टाइम कमाओगे उससे अपनी कंजम्पशन बढ़ा लो. लेकिन एक रैशनल इंडिविजुअल हमेशा ये चाहेगा बेटा कि वो इवन रहे उसका कंजम्पशन पैटर्न, इनफैक्ट इंक्रीजिंग रहे, डिक्रीजिंग ना रहे. यानी अगर वो 30 के टाइम पर जो भी कंजम्पशन कर रहा है वो ये मान के चलेगा या उसकी कोशिश रहेगी कि 40 में भी एटलीस्ट वो उतना कंजम्पशन करे, इफ़ नॉट बेटर करे तो इवन बेटर. अच्छी बात है. सो बेटा, हमने यहाँ पर दोबारा ये लाइन पढ़ रहे हैं आपके लिए, पैराग्राफ. द कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज टोटल कंजम्पशन इन लाइफ कैन नॉट एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज टोटल इनकम इन लाइफ. जो भी आप पूरी लाइफ में कमाओगे, कंजम्पशन उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते. प्रेजेंट वैल्यू में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू इनकॉर्पोरेट दैट सेविंग एंड लेंडिंग एलिमेंट. सो ये कैसे मैं इंटरटेम्पोरल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिखा चुका हूँ. अभी आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखते याद भी आ जाएगा. सो हमने यहाँ पर लिखा समेशन ऑफ टोटल जो आपका कंजम्पशन है दैट शेल बी इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम. सो कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा. वेयर कैपिटल टी इज द इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम. दिस कॉन्स्टेंट सेज दैट द कंज्यूमर कैन एलोकेट हिज इनकम स्ट्रीम टू कंजम्पशन स्ट्रीम बाय बोरोइंग और लैंडिंग, बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज लिमिटेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम. आप जरूर कर सकते हो कि प्रेजेंट में बोरो करा, उसको अभी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, फ्यूचर में आपको लगता है आप ज़्यादा इनकम कमाओगे तो यू कैन जस्ट पे ऑफ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आप आज सेव कर सकते हो और फ्यूचर में उसका फ़ायदा ले सकते हो. दैट यू कैन डू, बट द ओवरऑल टोटल इनकम दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, उसके बियॉन्ड आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन नहीं हो सकता. आगे बढ़ते हैं बच्चों. So we thus have an individual with an expected stream of lifetime income and who wants to spread that income over a consumption pattern in an optimum way. तो हम यहाँ पे कुछ assumptions मान के चल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसे ये भी पता है कि कितने साल तक वो जिएगा, उसे ये भी पता है कि उस साल तक, उतने सालों तक उसकी कितनी एक्सपेक्टेड इनकम रहेगी एवरेज, और वो ये चाहता है कि अब उसके जितने भी बचे हुए साल हैं लाइफ के उसमें वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करे. We might imagine that his expected income stream begins and ends low with a rise in midlife and he wants to have even consumption stream. अब ये क्यों बोला गया कि इसकी एक्सपेक्टेड इनकम स्ट्रीम जो है बिगिन और एंड में लो रहेगी? जब आप शुरू करेंगे तो आप अपनी एजुकेशन के लिए लोन वगैरह लेंगे, राइट? तो आपकी कंजम्पशन कम रहेगी ऑब्वियसली. उसके बाद मिड लाइफ में आप खूब सारा पैसा कमाओगे, उस पैसे से कुछ सेव भी करोगे और जो लोन ले रखा होगा वो भी पे ऑफ करोगे. और फ्यूचर में क्यों आपकी कंजम्पशन, आपकी एक्सपेक्टेड इनकम रादर कम रहेगी? बिकॉज आप उस वक्त डिस सेव कर रहे होगे. तो मैं रिपीट करता हूँ, शुरू में आप पढ़ाई करोगे, लोन वगैरह लोगे तो आपकी इनकम कम रहेगी. मिड लाइफ में आप काफ़ी इनकम कमाओगे, उस काफ़ी इनकम से आप अपने लोन भी चुकाओगे, आप सेविंग्स भी करोगे बुढ़ापे के लिए, एंड देन जब बुढ़ापा आएगा एंड में तो आप सिर्फ डिस सेव कर रहे होगे तो आपकी इनकम वहाँ पर काफ़ी कम होगी.
So let us now consider an example of two time period with income stream y0 y1 and he wants to maximize his utility that is c0 and c1 subject to the following constraint. आप देख लो, ये देखते ही आपको याद आ जाएगा इंटरटेम्पोरल का बजट कांस्टेंट जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 में आपको सिखाया हुआ है. In figure, income stream y0 y1 is shown as point A. We assume that he can borrow or lend at the rate of interest r. तो अगर पीरियड जीरो में यानी प्रेजेंट में आप सेव करते हो तो y0 माइनस c0 ये मनी आप लेंड करोगे. सो बाय लेंडिंग दिस अमाउंट ही विल रिसीव इन पीरियड 1 दैट इज फ्यूचर पीरियड एन अमाउंट इक्वल टू s0 1 प्लस r. देयरफॉर c1 विल बी ग्रेटर देन y1 क्योंकि आज की सेविंग फ्यूचर में भी मिलेगी अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको मैं, आप अगर चाहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ सिखा देता हूँ, फिर मैं ये सारा पढ़ दूंगा आपके लिए. एग्जाम्पल कुछ ऐसे देख सकते हो आप. सपोज आपका y0 जो है वो है 10,000 और y1 जो है वो है सपोज अगेन 10,000. सिंपल रखते हैं. तो y0 मतलब जो आज आप कमाओगे. सपोज आपने s0 किया 5,000 यानी आपने 5,000 सेव करा. सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. तो डोंट यू थिंक फ्यूचर में आपको जो पैसे, जो भी आपकी कंजम्पशन होगी दैट विल बी 10,000 जो फ्यूचर की इनकम है वो आप सेव नहीं कर सकते हो क्योंकि कफन में जेब नहीं होती और आपको छोड़ के जा नहीं रहे हो. प्लस 5,000 की आपको ये जो आपने सेविंग करी है वो मिलेंगे प्लस 500 का इंटरेस्ट. तो टोटल 15,500. अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो ये तो 10,000 है, ये तो 10,000 है, लेकिन ऑप्टिमल पॉइंट उसका यहाँ पर होगा कि यहाँ पे 5,000 कंज्यूम करेगा C1 दैट इज C0 दैट इज, और ये यहाँ पर करेगा 15,500 दैट इज C1. ठीक है बेटा. आइए अब इसको जो थोड़ा फॉर्मली एक्सप्लेन किया है वो देख लेते हैं. सो S1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस R, S0 इज इक्वल टू y1 माइनस C1. बात वही है यार, घुमा फिरा के. So the minus sign is there because this saving in period 1 is of the opposite sign that to the savings in period 0 and C1 is greater than y1. Dividing the whole expression by this and that, ultimately बेटा ये मिल रहा है आपको, और ये मैं प्रूव कर चुका हूँ बेटा. y1 माइनस C1 क्या है? S1. ठीक है. y1 माइनस C1 क्या है? S1. y0 माइनस C0 कितना था सर? 5,000. अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो ये माइनस 5,500 हो जाएगा ना. तो डिस सेविंग है ना आपकी पीरियड 1 में. सो पीरियड 1 की डिस सेविंग 5,500 रुपये. माइनस साइन इसलिए क्योंकि सेविंग का अपोजिट डिस सेविंग. सो ये हमने अभी तक देखा एग्जाम्पल. From the individual's utility function u C0 C1 we can obtain a set of indifference curve. Now the individual will have the optimality at point E. Obviously जहाँ पे हाईएस्ट IC अचीव हो रहा. सो द पोजीशन ऑफ बजट सेट इज डिटरमिन्ड बाय 3 फैक्टर्स: y0 y1 रेट ऑफ इंटरेस्ट. एनी इंक्रीज इन y0 और y1 विल शिफ्ट द बजट लाइन अपवर्ड. करंट पीरियड कंजम्पशन विल वेरी लेस देन चेंज इन इनकम एज इंक्रीज इन से y0 विल बी स्प्रेड ओवर C0 एंड C1. ये अच्छा पॉइंट है. अगर आज आपकी इनकम बढ़ती है, ये नहीं कि आप आज ही उसको सारा कंजम्पशन में लगा दोगे, आप उसका फ़ायदा उठाओगे, कंसोलिडेट करोगे. कैसे? आप चाहोगे कि ये जो इनकम बढ़ी है इसका एवरेज कंजम्पशन मेरा बढ़ जाए इसकी वजह से, ताकि फ्यूचर में भी मैं फ़ायदा उठा सकूं इस बढ़ी हुई इनकम से मेरी कंजम्पशन में. सो करेंट पीरियड कंजम्पशन विल वेरी लेस देन चेंज इन इनकम एज इंक्रीज इन से y0 विल बी स्प्रेड ओवर C0 एंड C1. ये नहीं है कि आज इनकम बढ़ेगी आज ही कंजम्पशन बढ़ा दोगे, सेविंग भी करोगे ताकि फ्यूचर में भी आप अच्छी कंजम्पशन एंजॉय कर सकें पहले से ज़्यादा. So the relationship between the present value of income stream and current consumption gives us the first general formulation of the consumption function, that is CT is a function of PVT, जो कि simply कहता है बेटा आपकी present value of income बढ़ेगी तो आपकी consumption बढ़ेगी in a given time period. जायज़ बात है ना, इनकम बढ़ेगी तो consumption बढ़ेगी. Where PVT is the present value of current and future income, जो हम पीछे भी लिख कर आ रहे हैं. This says simply that an individual's consumption in time t is an increasing function of the present value of his income in time t. We now move to a multi-period model. The end result will be same as equation 7. एक specific form लूँगा बेटे यहाँ पर. So an intertemporal optimizing model of consumption. Let us consider an individual and some time not who expects to live until time t. तो सपोज 30 साल का है, 70 साल तक जीवित रहेगा. At time not present, she has to choose a level of current consumption that will maximize the expected utility over the current and all future periods given her current future income and current wealth. यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आज 30 इयर्स की एज में वो डिसाइड करेगी कि उसका करंट कंजम्पशन कितना हो, जिससे उसकी अभी की कंजम्पशन भी यूटिलिटी मैक्सिमम करके दे और फ्यूचर की कंजम्पशन भी उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे. यहाँ पर एक एलिमेंट और जोड़ा है हमने, करंट इनकम फ्यूचर इनकम के अलावा शी ऑल्सो हैज़ सम वेल्थ.
वी एज्यूम दैट नो वन विशेज टू लीव अ bequest टू फ्यूचर जनरेशन, मैं पहले बता के आ रहा हूँ आपको, अगेन सेम यूटिलिटी फंक्शन रखा, बट अब जनरल ना रख के उसको स्पेसिफिक लॉग के टर्म्स में लिख दिया। ये लॉग के टर्म्स में हो गया लॉग सी। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैथमेटिकल, वो मैं पढ़ देता हूँ। दिस यूटिलिटी फंक्शन हैज़ द यूजुअल प्रॉपर्टी दैट mu इज पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड डिमिनिशिंग सेकंड ऑर्डर कंडीशन। वी विल assume that the utility function is additively separable over time, which means that each period's mu is independent of the consumption in all other periods। माने आज की mu फ्यूचर की mu से अलग होगी, तो तभी तो अगर आज आप यंग हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके लिए सर्टन खर्चे हैं जो आपके करने ज़रूरी हैं, बुढ़ापे में सपोज आपके खर्चे चेंज हो जाएंगे, डोंट यू थिंक सो? तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ जो हैं वो भी अलग अलग रहेंगी वन पीरियड टू अनदर पीरियड। वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन। We also assume that the future values or utilities are discounted at the subjective rate delta। अब ये जो डेल्टा रेट है ना मेरा बच्चा, ये सब्जेक्टिव है, ये खुद से है। इसमें मेनली क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। क्या आप ये मान के चलोगे ना यार एक साल बाद इन्फ्लेशन भी आ जाएगी तो मुझे परचेजिंग पावर भी देखनी पड़ेगी। सपोज चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल की एफडी पे 15% मिल रहा है, आर मान लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन ही 20% हो जाएगी एक साल में, तो फिर आप क्या बैंक में एफडी लगाओगे या आज ही कंज्यूम कर लोगे पैसे? सर मैं आज ही कर लूँगा। तो डिस्काउंटेड रेट वही है कि जो आपकी खुद की सब्जेक्टिव रेट है, प्राइमरली इन्फ्लेशन मान सकते हो इसको आप। सो दी अबव थ्री assumption gives us this। तो अब आप देख लो, log C नॉट में फंक्शन में आ गया, फिर C1 में, फिर C कैपिटल T एंटिल जब तक मृत्यु को प्राप्त होते हो आप, और उसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। So the constant of the consumer choices in this many period case comes from the total resources available. So current plus future income with no bequest, the intertemporal budget constant over the remaining 2 years of life will be like this। तो ये मल्टी पीरियड वाला हो गया, इसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में यही लिख दिया, ऐसा ही कुछ पीछे लिख कर आ दूंगा। यही तो लिखा था ना ऐसा, देखो ये, ठीक है। The consumer faces the problem of maximizing the utility function given by equation 8, that is this, you want to maximize this utility function of yours, और आपका बजट कांस्टेंट क्या है ये। सो हियर वी विल बी यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत यूज़ करते हैं। So we will use the method of Lagrange multipliers. We incorporate the constant and the objective together into one. So we will be maximizing our utility function with a budget constraint given, जो कि ये है हमारा। So जो normal method है मैं वो लगा रहा हूँ with respect to C naught, with respect to C1, with respect to capital T and Lagrange multiplier. We will be differentiating it। ये हमारा budget constant ही आ जाएगा मेरे बच्चे वापस, ठीक है। सो इक्वेशन डी इज जस्ट द बजट कांस्टेंट। नाउ वी विल कंपेयर कंजम्पशन फ्रॉम ओ टू टी। पहले यहाँ तक एक बार आप देख लो, आराम से देख लो। नॉर्मल लैग्रेंज का मेथड लगाया और जिसमें हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने गिवन द बजट कांस्टेंट सी नॉट सी वन सी कैपिटल टीज एंड लैग्रेंज मल्टीप्लायर सभी से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। सो इसके बाद मेरे बच्चों ये वाली चीज़ को ध्यान से सीखिएगा। तो सी टी अपॉन सी नॉट हमने कंपेयर कर लिया मेरा बच्चा ओ से टी तक। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज स्मॉल टी, आई शुड राइट इट टी। पीरियड वन भी लिख सकते हो बट स्मॉल टी लिख दिया कि एक ही बात है। सो सी टी अपॉन सी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस डेल्टा रेज टू द पावर टी और 1 इफ यू वांट टू यूज 1, एंड इन जनरल फॉर एनी टू एडजस्टेड पीरियड वी कैन राइट लाइक दिस। Remember that to simplify over our example we assumed कि हमारा log form है ये और log की property यहाँ पर use कर ली। So in our particular example, because of this ratio in equation 13 is the inverse of Ct upon Ct minus 1 in 13a. Thus the first order condition give the result that the ratio of marginal utility of consumption in each two adjacent period over the time is equal to the ratio of market interest rate to the consumer discount rate। इसका significance क्या है अभी बताता हूँ। ये तो सिर्फ मैथमेटिकल गिमिक हुआ अभी तक, राइट। These intertemporal consumption relations have some interesting implications। ध्यान से देखिएगा। From equation 12 and 13, let me show you 12 and 13. We see that with these consumption, when these consumption rises or falls over time depends on whether the market rate of return is larger or smaller। ये मैं भी पहले भी बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ मैं आपको। देखिए, इफ R is greater than डेल्टा consumption would be rising y,
पढ़ते हैं. Since R measures the return on additional saving, whereas discount rate gives the individual loss from waiting to consume. If R is greater than delta, it pays to save to consume later, and if R is less than delta, it pays to consume more now, less later. यही मैंने बताया था, R less than delta. आपने सोचा जी 15% एफ डी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्फ्लेशन 20% हो जाएगा, तो भैया अभी कंज्यूम कर ले यार. लेकिन अगर आर 15% है और तुझे लगता है इन्फ्लेशन 1 साल बाद 10% होगा, तो तेरे को 5% का फ़ायदा मिलना है, देन इट पेज टू सेव. और इसको हम डायग्राम की शक्ल में दिखा देते हैं. देयर वी हैव इट. सो इफ़ आर इज़ मोर देन डेल्टा, माइंडेड, इफ़ आर इज़ मोर देन डेल्टा, तो आप देख सकते हो आपका कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगा. सेव कर लोगे ना आप. और अगर ये दोनों बराबर हैं तो कांस्टेंट रहेगा. और अगर आर लेस देन डेल्टा है आपका डिस्काउंटेड रेट से, तो आप प्रेजेंट में कंजम्पशन ज़्यादा कर लोगे, बोरो भी कर सकते हो, और फिर फ्यूचर में आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी. थोड़ा सा मैथमेटिकल गिमिक और लगाते हैं इस पर, एंड लेट्स क्लियर दैट. सो कंजम्पशन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम के लिए अब हम 11D और 12 का यूज़ करते हैं. और ये नई इक्वेशन बना ली और रीराइट करके इसको इस तरह से हमने लिख दिया, जो सिंपली क्या बताता है दैट प्रेजेंट वैल्यू इन करंट टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस. इसको रीराइट करके ऐसे लिख लिया. नाउ फ्रॉम 12A वी कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ईच CT अपॉन 1 प्लस RT अंडर दिस समेशन CO अपॉन 1 प्लस डेल्टा T टू गेट दिस. फैक्टरिंग आउट C0 वी हैव this. So this says that for a given discount rate delta, consumption is proportional to the present value of future income with coefficient given in practice in bracket in equation 14. An increase in PV0 will increase the C0 और consumption path proportionately. यही तो पहले भी equation में हमने आपको बताया था. This one, ये जो last conclusion है, it is nothing but this thing. पीवीटी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा. यहाँ पे भी हमने यही बोला, एन इंक्रीज इन पीवी नॉट विल इंक्रीज द सी नॉट. ठीक बच्चा, तो यू हैव द सेम रिजल्ट. Guys, the next topic is life cycle hypothesis. Well, a typical individual has an income stream that is relatively low at the beginning and at the end of her life. हमने आपको पहले बताया था, शुरू में आप एजुकेशन लोन वगैरह लेंगे तो आपकी जो इनकम है वो कम रहेगी, और फिर मिड लाइफ में आप काफ़ी पैसे कमाएंगे, उस पैसे से आप अपनी सेविंग भी करेंगे और अपने जो लोन वगैरह उसको भी वापस करेंगे. एंड जब आपका लेटेस्ट स्टेज आएगा लाइफ का, तब आप डिससेव कर रहे होंगे. यही हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया. देखिए, यहाँ तक आप जीवित रहेंगे, सपोज 70 ईयर्स. शुरू में आपकी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, बाद में भी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, और मिड लाइफ में आप काफ़ी इनकम कमा रहे हैं. सो एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन कांस्टेंट और परहैप्स इंक्रीजिंग कंजम्पशन फंक्शन शोन एज सी लाइन. देखिए बेटा, सपोज आप आज 30 ईयर्स के हो और 70 ईयर्स तक आपका जीवन है, तो आप ये तो चाहोगे ना कि जो आप 30 ईयर्स की एज में एक एवरेज कंजम्पशन ले रहे हो वो आगे भी मेंटेन रहे, और अगर वो बेटर हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं. इसलिए आप देखोगे हल्का सा अपवर्ड स्लोपिंग है ये. हम चाहेंगे दैट विद पैसेज ऑफ टाइम हमारा एवरेज कंजम्पशन इंप्रूव हो. In the early years she is a borrower then a saver and at the end she dissaves, जो अभी बात की हमने. Well, if the life cycle theory is true, a cross sectional study will show C by Y falling as income rises, showing MPC is less than APC. ये जो पॉइंट है बेटा, ये मैं अभी कंजम्पशन पजल एक टॉपिक आएगा इसी वीडियो में आगे, उसके थ्रू सिखाऊंगा. Now we will use the equation 14 that for a representative consumer if PVI rises all his CIT rise proportionately. देखो बच्चों, अभी तक आपने इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे उसमें हमने क्या चेंजेस लाए हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ. अभी तक आपने इसको ऐसे देखा था, CT इज़ अ फंक्शन ऑफ PVT. इक्वेशन 7 की मैं बात कर रहा हूँ. इसको अब इस तरह से लिख दिया, CIT इज इक्वल टू KI PVIT. दो नई चीज़ें हैं यहाँ पर, I एंड K, तो इस पर हमें अब बात करनी होगी. देखिए, here we are talking about a given population and I is a representative individual of that whole population, और हम ऑब्वियसली एज्यूम कर रहे हैं कि टेस्ट प्रेफरेंस सारी पॉपुलेशन का सेम है. अच्छा, के क्या है? के ये है मेरा बेटा, पहले हम बता रहे थे कि कंजम्पशन ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है डायरेक्टली.
अब ये जो के फ्रैक्शन है ना, या कोफिशिएंट है, ये कहता है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू का कितना प्रपोर्शन आप कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम 100 है, के 0.6 है, तो यू गोना यू गोना कंज्यूम 60 आउट ऑफ दोज 100. So here Ki is the coefficient of PV in equation 14 in the fraction of consumer is rather the fraction of consumers PV that she wants to consume in period T. Now if the population distribution by age and income is constant, taste between present and future consumption are stable through time, we can add up all the individual consumption function to a stable aggregate function, और इसी को फिर इस तरह से लिख दिया गया. The next step is to relate present value to measurable economic variable. For that, income is divided into labor income, that is YL, and income from property, that is YP. तो बेटा अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपकी इनकम है वो दो जगह से आएगी. एक आपकी लेबर इनकम से जब आप काम करेंगे और कमाएंगे, एक आपको प्रॉपर्टी से इनकम आएगी. हो सकता है आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हो, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा हो सकता है आपने कोई रेंट पे दिया हो शॉप वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह, और वहाँ से आपको रेंट मिल रहा हो. तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अब तक जो भी आपकी इनकम होती थी, मैं दिखाते चलो मेरा बच्चा, ऐसे आप इनकम को शो करते थे. देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम. अब इसको दो हिस्सों में बांट दिया है. वो दो हिस्से कौन से मेरा बच्चा? एक है लेबर इनकम और एक है प्रॉपर्टी इनकम. So if capital markets are reasonably efficient, we can assume that the present value of the income from asset is equal to the value of the asset itself, measured in the beginning of the current period. तो हम अब ये मान के चलेंगे कि कल को कोई हमारे को कैपिटल लॉस अगर नहीं होता, तो एटलीस्ट जो आज हमारे हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू है असेट की, दैट वी कैन रियलाइज, इफ वी सेल दैट. सो ये has been replaced with A naught. This is the value of asset. So further, A is the real household net worth at the beginning of the period. Furthermore, we can separate out known current labor income और expected future labor income. तो अब मेरे बच्चे ये तो हमने इसको ऐसे बना लिया. अब इस लेबर इनकम को दो हिस्सों में बांट दिया. एक तो नोन जो आज आप कमा रहे हो, एक एक्सपेक्टेड जो आप फ्यूचर में कमाओगे. सो दिस इज नोन जो आज पीरियड जीरो पे आपको पता है आप कितने कमा रहे हो. जैसे आज आप 40 ईयर्स के हो गए फॉर एग्जांपल, तो आपकी एक जॉब है, आपको पता है इतने पैसे आते हैं. अब आप एक एंटिसिपेशन लगा रहे हो कि अगले 30 सालों में आप आपकी लेबर इनकम से कितना पैसा कमा सकते हो. दिस इज कैप्चर्ड बाय दिस, और ये तो वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम है ही मेरे बच्चों. So the next step is to determine how expected labor income can be related to current observable variables. Let us assume that there is an average expected labor income in period O, that is this one, और YE naught जो है वो आपकी expected income है. तो फिर YE naught को ये ऐसे क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ. देखो बेटा, ये आज की इनकम, ये आपकी एक्सपेक्टेड इनकम. अब आप 40 साल के हो गए थे, हाँ सर. कितने तक जीवित रहोगे सर? 70 साल तक. कितने साल रह गए लाइफ में? 30 ईयर्स. तो ये जो 1/T-1 है, ये वो दिखा रहा है कि आपकी टोटल इनकम को 30 ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एवरेज कर दिया जाएगा. Where T-1 is the average remaining life expectancy of the population, and 1/T-1 averages the present value of future labor income over T-1 years. So now इसको दोबारा से रिवर्स करके अगर मैं लिखूँ तो ऐसा बन जाएगा. तो अब मेरे प्यारे बच्चों, दिस रिमेन्स देयर, दिस रिमेन्स देयर, दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दिस. Clear? So this equation 17 and then equation 18, these are quite important for us if we were to get this theory done. So if we assume that this this is equal to this, तो इसका मतलब ये है कि बेटा, तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये पढ़ते. इट सेज इफ करेंट इनकम राइजेस, पीपल एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम्स अप सो दैट YE राइजेस बाय द फ्रैक्शन बीटा ऑफ द इंक्रीज इन YL. कि अगर आपकी करंट इनकम बढ़ती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में भी इस एक पर्टिकुलर परसेंटेज से मेरी फ्यूचर इनकम बढ़ेगी. सो अब आपके पास PV नॉट जो है वो इस प्रकार हमने लिख दिया. इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया YE नॉट को इससे, एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस. और फिर इसको थोड़ा सा और हमने चेंज किया, इक्वेशन 15 में इनकॉर्पोरेट किया कंजम्पशन इक्वेशन में, एंड वी गेट दिस. तो अब इसके जो एनालिसिस हैं वो हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था एक टॉपिक कंजम्पशन पजल, जो मैं अभी आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा. तो इसमें जो एक पॉइंट था ना वो उसी के थ्रू क्लियर होगा. आइए पढ़ते. सो ये है OX, और ये आपके शॉर्ट रन कंजम्पशन हैं बेसिकली, दिस रेड, ग्रीन एंड ब्लैक वंस. Well, the intercept of the consumption income function is set by the level of asset AT. So basically ये जो है ये assets हैं, आपकी assets की value. The slope of the function MPC out of YL is the coefficient of YL. ठीक है. The short run cyclical fluctuation with asset remaining fairly constant, consumption and income will vary along a single consumption income function. Over long run, as saving causes assets to rise, द कंजम्पशन इनकम फंक्शन शिफ्ट्स अप. कि आपके पास जैसे जैसे सेविंग बढ़ेगी आपकी वेल्थ या एसेट बढ़ती जाएगी, तो ये वो शो कर रहा है. और फिर आपकी जो एवरेज कंजम्पशन है वो इस प्रकार एक यूनिफॉर्म वे में जाएगी. मैं भी एक एग्जांपल से आपको सिखा देता हूँ.
Thus, over time, we may observe a set of points such as those along the line OX, which shows a constant consumption income ratio, that is C by Y ratio is constant. आइए आपको मैं कुछ सिखाता हूँ, क्योंकि ये जो मैं अब आपको बताऊँगा ये आपको आगे कंजम्पशन पजल में भी काम आएगा। वेल मेरे बच्चों, ध्यान से सीखिएगा। देखिए बेटे, आपको शुरुआत में ही बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया था दैट C इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई, वो जो केनेजियन थ्योरी आप यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटे। सपोज मैं इनकम ले लेता हूँ 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 100 प्लस 0.5 है। तो अगर मैं 100 पुट करता हूँ बेटा यहाँ पर तो ये आ जाएगा 150, 200 पुट करता हूँ तो 200, 300 पुट करता हूँ तो 250 और 400 पुट करता हूँ तो 300। अब मेरे बच्चों अगर APC निकालते हो तो क्या हो जाता है C बाय वाई। मेरे बच्चों C बाय वाई अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया 0.83, ये हो गया 0.75। आप देख रहे हो APC फॉल करता जा रहा है। तो बेटा जो केन्स का कंजम्पशन पजल जिसको आप कहते हैं या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो बेसिकली वो ये है कि उसके हिसाब से इनकम बढ़ेगी तो APC फॉल करेगा और APC फॉल करेगा तो APS बढ़ेगा। तो अब ये जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी लाइफ साइकिल थ्योरी, वो कुछ और ही बता रही है। वो क्या बता रही है कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। वो कह रहा है ये लॉन्ग रन लाइन है OX, वो कह रहा है नहीं ये तो कांस्टेंट रहता है। और कैसे कांस्टेंट रहता है, लॉजिकली सोचो। नो डाउट जो आपकी लेबर इनकम बढ़ी होगी, समझ लेना बात, उससे तो आपका ठीक है चलो APC गिर गया, ऐसा हमने यहाँ पर शो भी कर दिया। पर डोंट यू पीपल थिंक मेरा बच्चा आपकी असेट तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है ना, तो असेट से जो इनकम आएगी वो आपकी कंजम्पशन को कॉम्पनसेट कर देगी इन अ वे। सो दैट्स वाई लॉन्ग रन के अंदर APC गिरेगा नहीं बट फेयरली कांस्टेंट रहेगा। आइए पढ़ते हैं। सो द C by Y रेशियो विल बी कांस्टेंट इफ YL by Y द लेबर शेयर इन टोटल इनकम एंड A by Y द रेशियो ऑफ असेट टू आउटपुट आर रफली कांस्टेंट एज द इनकम ग्रोस। सो द एंडो-मोडिग्लियानी मॉडल कंजम्पशन एक्सप्लेन्स ऑल 3 ऑब्जर्व्ड कंजम्पशन फिनोमिना। ये जो 3 ऑब्जर्व्ड कंजम्पशन फिनोमिना ये कंजम्पशन पजल के हैं जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बुक पहले कंजम्पशन पजल देती है, बच्चा फिर पजल्ड ही हो जाता है, इसलिए हमने पहले आपको पूरे थ्योरीज बताई हैं, अब आपको कंजम्पशन पजल भी बताते हैं। सो it explains that MPC is less than APC result of cross sectional budget studies by the life cycle hypothesis। ये वही वाली बात है जो मैंने भी आपको बताई, अभी कंजम्पशन बदल से और क्लियर कर रहा हूँ। It provides an explanation for the cyclical behavior of consumption with the consumption income ratio inversely related to income along a short run function in figure, and it also explains the long run constancy of C by Y ratio। कहता है ये जो शॉर्ट रन फंक्शंस है इसमें तो ये वाली बात ठीक रहेगी कि APC is gonna fall with increase in income। आप याद करो, आप बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही कंजम्पशन फंक्शन बनाते थे। कह रहे बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहेगा। With no bequest, no trends economic growth, the static population life cycle hypothesis implies that net aggregate saving is zero। Obviously हम पहले से बता के आ रहे हैं कि आप कुछ भी सेव करके नहीं जा रहे, सब कुछ यहीं पे कंज्यूम करोगे। The analysis of the relationship of current consumption to the present value of income suggested that a change in current income accompanied by a change in expected future income would cause a relatively small change in current consumption। Reason, आज आपकी इनकम अगर चेंज होगी तो सारी कंजम्पशन आज नहीं कर दोगे आप उसकी एवरेज बनाओगे, आप उसका फ़ायदा उठाओगे, उसमें से सेविंग बढ़ाओगे ताकि आपका जो ओवरऑल कंजम्पशन है थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन वो एक अच्छा रीजनेबल वैल्यू दिखाए। तो ये था बेटा लाइफ साइकिल थ्योरी और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब आपको बता देते हैं कंजम्पशन पजल क्या होता था, और इसको अब आप रिलेट जब करेंगे तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ट्रस्ट में। कंजम्पशन पजल, वेल केन्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये कंजम्पशन फंक्शन, ये ऐसा बनाया था। सो दिस फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जर्वेशन दैट एज इनकम राइजेस पीपल टेंड टू स्पेंड अ डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इनकम, वही APC फॉल। The slope of line from the origin to a point on the consumption function APC diagrammatically, and the slope of the consumption function is MPC। बेसिकली वही डिफरेंशिएट जब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। नेक्स्ट, from the graph it is clear that MPC is less than APC if the ratio C by Y falls as income rises, the ratio of the increment to C to the income in Y must be smaller than C by Y। यही वो बात थी कि केन्स ये कहते थे कि आपका ड्यूरिंग शॉर्ट रन या बिजनेस साइकिल इनकम बढ़ने पर APC गिरेगा या MPC will be less than APC। He reasoned that as income falls relative to recent level, people will protect consumption standards by not cutting consumption proportionately to the drop in income, and conversely as income rises, consumption will not rise proportionately। इसका मतलब है कि आज अगर आपकी इनकम गिरेगी तो आपकी कंजम्पशन एकदम नहीं गिरेगी, क्योंकि आपने पहले से बैकिंग करी हुई है, रिजर्व्स रखे हुए हैं, सेविंग्स रखी हुई है। सिमिलरली आज आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ जाएगी जितनी इनकम बढ़ी है, बिकॉज पीपल विल सेव फॉर रेनी डेज फॉर फ्यूचर। बढ़ेगी बट नॉट इन प्रपोर्शन ऑफ इनकम आपकी कंजम्पशन।
Acceptance of the theory that MPC is less than APC so that as income rises C by Y falls led to the formation of stagnation thesis around 1940. Thus the ratio of consumption demand to income would decrease as income grew. The problem of fiscal policy will be there. तो अब ये स्टेगनेशन ही हो गई ना, तो ये तो इकोनॉमिस्ट के माइंड में ये बात आ गई कि अच्छा इकोनॉमी की अगर इनकम बढ़ेगी तो एपीसी गिरेगा और स्टेगनेशन आ जाएगी, इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी। अब फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट को लगानी थी वो फंस गए। कैसे फंस गए देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रियल टर्म्स में लिख दिया। कहता है इट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट एंड देयर इज नो रीजन टू एज्यूम दैट i by y विल राइज एज द इनकम ग्रोस, देन g by y मस्ट इंक्रीज टू बैलेंस द c by y ड्रॉप। आपने क्या बोला था, इनकम बढ़ेगी c by y गिरेगा, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं। अरे तो डोंट यू थिंक अगर इनकम बढ़ रही है और ये गिर रहा है तो मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए भी g by y का रेशो इसके फॉल से भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। So, in other words, unless government spending increases at a faster rate, then income in the economy will not grow but will stagnate. तो अगर ऐसा नहीं किया तो इकोनॉमी तो पिछड़ जाएगी। लेकिन it was fallacious, it was foolish। कैसे देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एज गवर्नमेंट परचेजेस सोल्ड, क्योंकि वॉर में तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी डिड नॉट एक्सपेंड रैपिडली, तो जो कि होना चाहिए था एज पर दिस। हाउएवर मेनी इकोनॉमिस्ट फॉलो स्टेगनेशन थीसिस, बिलीव कि बेटा जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी ना तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो फिर देखना इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, स्टेगनेशन में चली जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, अपोजिट हैपेंड, प्राइवेट डिमांड इंक्रीज हो गई जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गई। सो इन 1946 साइमन कुजनेट ने पब्लिश करी एक स्टडी और 2 ऑब्जर्वेशन दी। बोले इट अपियर्ड दैट ड्यूरिंग लॉन्ग रन एपीसी कांस्टेंट है, जो लाइफ साइकिल थ्योरी से मैं प्रूव करके आ रहा हूं अभी, और भी 2 थ्योरीज आएंगी टू प्रूव दैट पॉइंट ओनली। His study suggested that years when C by Y ratio was below long run average, तो वो बूम होता है, लोग सेविंग कर रहे होते हैं दबा के, एंड वेयर C by Y above the average होता है तो वो होता है स्लम, जब वो पुरानी सेविंग को डिसेव करते हैं। Thus by late 1940s it was clear that a theory of consumption must account for 3 observed phenomena. क्रॉस सेक्शनल बजट स्टडीज शो कि भाई अगर Y बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, जो अभी हम आपको बता रहे थे। Business cycle or short run data show that C by Y ratio is smaller than average during boom and greater than average during slump. And long run trend data show that APC और MPC बराबर रहते हैं या C by Y जो है वो कांस्टेंट रहता है। और यही सारा आपने अभी जो पीछे किया लाइफ साइकिल थ्योरी उसके थ्रू प्रूव किया। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस नेक्स्ट आएगा, उसमें भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो भी केन्स की कंजम्पशन थ्योरी थी जो कहते थे इनकम बढ़ेगा और एपीसी फॉल करेगा, इट वाज गुड फॉर शॉर्ट रन, बट ओवर लॉन्ग पीरियड डेटा ये फेल हुई मिजरेबली। और उसके रीजनिंग क्या दी गई कि क्यों फेल हुआ, उसके लिए अभी हमने पढ़ा लाइफ साइकिल थ्योरी और आगे हम पढ़ेंगे परमानेंट इनकम थ्योरी भी। ठीक है गाइस।